हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करेंगे जो इतनी गहराई से कभी देखी नहीं गई है, जो ऐसे चीजों के बारे में बात करती है जिसके वजह से आज का भारत और जो विश्व का जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है ना, वो बदल के रख दिया जाता है। जहां पर आप देखेंगे कि इस दुनिया के सबसे बड़े 12 दिग्गज कॉरपोरेट प्लेयर्स, दुनिया के सबसे अमीर 12 लोग हार जाते हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट कहने वाले हार जाते हैं। वो भी किससे? अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी से, चाइना से। और यही दिग्गज नेता जो है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एक समय पे ये कहा था कि उनके पास एक इतनी बड़ी रणनीति है कि वो चाइना को घुटने पे ला सकते हैं, वही आज इस पिछले कुछ दिनों में चाइना के साथ बहुत ज्यादा वार्तालाप करते आ रहे हैं। चाइना का महत्वता उनको समझ आ रहा है। मतलब वही प्लेयर जो एक दफा कहते थे कि वो चाइना को घुटने पे ला के रख देंगे, आज क्या स्वयं वही अपने घुटनों पे चाइना के सामने गिर गए हैं क्या? ऐसे कुछ सवाल जिनको एनालिटिकल माध्यम से हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल, मजेदार, इंटरेस्टिंग और आपके लिए रोमांचक होने वाला है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। अगस्त 2025 में ट्रंप साहब ने यह चीज डिक्लेयर किया था कि अमेरिका के पास एक इतना बड़ा तुरुप का इक्का है कि वो चाइना को उस तुरुप के इक्के से ना दबा के रख सकते, कंटेन कर सकते, क्योंकि अमेरिका सालों साल कितने प्रेसिडेंट आए, कितने प्रेसिडेंट गए, उन्होंने एक जो रशिया के अलावा एक देश को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी समझा था, वो था चीन। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2025 में यह डिक्लेयर किया कि वो अब एक ट्रेड वॉर की शुरुआत करेंगे चाइना के खिलाफ, फिर उसके बाद 145% का ट्रेड का टैरिफ लगा दिया गया। टेक्नोलॉजी वॉर दोनों के बीच में छिड़ गई, दोनों ने एक दूसरे पे साइबर अटैक्स किए, दोनों ने एक दूसरे के पावर ग्रिड्स, डेटा लीक्स, ये सब के एक दूसरे के खिलाफ, मतलब साइबर वॉरफेयर की शुरुआत हो गई। दोनों ने एक दूसरे पे एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। और ये जंग बस फिजिकल नहीं हुई कभी, लेकिन साइबर के तरीके से हमेशा से ही चल रही थी। और उस टाइम पे अगस्त सितंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को कंटेन करने की बात की, चाइना को झुकाने की बात की, और जस्ट उसके 10 महीने के बाद क्या होता है? डोनाल्ड ट्रंप स्वयं अपनी एयरफोर्स वन में बैठे दुनिया के और उनके देश के 12 सबसे बड़े दिग्गज बिलियनर लोगों को, दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट सीईओ को अपने साथ एयरफोर्स वन में बिठा के चीन लेके चले जाते हैं और वहां पर चाइना के अंदर एक डील की बात करने लगते हैं। अब ये वही व्यक्ति हैं जो खुद चाइना को कंटेन करने की बात कर रहे थे, और अब ये स्वयं टिम कुक जो एप्पल के सीईओ हैं, इलॉन मस्क जो टेस्ला के सीईओ हैं, और जेसन हंग जो एनवीडिया के सीईओ हैं, तीन बड़े बड़े विश्व के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स इनके साथ गए। आज हम इसी ट्रिप के बारे में देखेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप गए, क्या ये ट्रिप में उन्होंने कुछ फायदा हुआ? जब वो अपने घुटने पे गिर के चाइना जा रहे हैं, क्या ये ट्रिप से उनको कुछ हासिल हुआ या क्या वो हार गए? तो और अगर वो जीते कुछ तो भी चीजें, तो वो क्या जीते, किस कॉस्ट पे जीते, और क्या चाइना ने यूएसए को हरा दिया? ऐसे कुछ चीजें हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। तो आज एक ऑनेस्ट से, एक बहुत ही हकीकत वाले लेंस से अपने देखने का प्रयास करेंगे कि चाइना या ट्रंप, दोनों में से कौन जीता, या जो भी इन दोनों के बीच हुआ, जो दोनों देशों के बीच में हुआ, वो क्यों हुआ, क्या हुआ, और अगर हुआ तो वो कैसे हुआ। ये सब चीजें हम फैक्ट्स, डेटा और एकदम क्लियर लेंस के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहली बात, थोड़े इतिहास में अपने जाते हैं कि भाई असल मायने में दिक्कत हुई कहां से थी। तो 2017 में अपने को पता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ठीक है, मतलब देखो 2017 से आज तक, मतलब इतने साल बीत गए हैं, कोई भी यूएस का प्रेसिडेंट जो है ना आज तक चाइना नहीं गया, ठीक है। और
जब भी इन दोनों देशों के बीच में जो है ना मुलाकात होती है, तो ये जो मुलाकात होती है हमेशा दो देशों के बीच की मुलाकात में एक जो देश होता है ना, वो रिक्वेस्ट करता है दूसरे देश से कि भाई आपके साथ हमें मुलाकात करनी है। तो इसी से ये चीज पता चल जाती है कि जो रिक्वेस्ट करने वाला देश होता है ना, वो शायद नीचे झुका हुआ रहता है। तो 2017 से 9 साल बीत चुके थे, कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने चाइना का जो दौर है ना, चाइना को विजिट है, वो नहीं किया था। लेकिन इस बार चाइना की विजिट करी गई 2026 में, और ये विजिट जो है, उसको रिक्वेस्ट चाइना ने नहीं किया था, उसको रिक्वेस्ट किया था अमेरिका ने। अब अमेरिका जो है चाइना को हमेशा से ही अपना प्रतिद्वंदी समझते आया है। आप ले लीजिए, अतीत में बहुत पहले से ही अमेरिका जो है, मतलब कितने प्रेसिडेंट आए और गए, उन्होंने चाइना को अपना प्रतिद्वंदी समझा। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिसीजंस लिए वही उनके आगे वाले प्रेसिडेंट ने डिसीजंस लिए, और वही सेम चीज आगे आगे वाले प्रेसिडेंट्स ने डिसीजन लिए। चाइना को समझते हैं, क्योंकि चाइना जो है ना एक बहुत ही बड़ा पावरफुल प्लेयर है, जो विद द पासिंग टाइम इवॉल्व हो रहा है। और अगर वो इवॉल्व हो गया तो यूएसए को पता है कि भाई चाइना जो है ना यूएसए को हरा देगा, चाइना जो है वो ओवरटेक कर लेगा। इसके लिए यूएसए हमेशा से ही चाइना को रोकने का प्रयास करते आ रहा है, और उसी चीज की वजह से ना अगर आप देखेंगे 2025 और 26 में क्या हुआ कि यूएसए ने वेनेजुएला पे हमला किया। तो जब वेनेजुएला पे हमला किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वेनेजुएला पे हमला क्यों किया गया? क्योंकि वेनेजुएला का मेजॉरिटी ऑफ द तेल जाता किसको था? चाइना को जाता था। तो अगर वेनेजुएला के ऊपर यूएसए का कब्जा है, तो चाइना को तेल नहीं जाएगा, और तब चाइना जो है वो कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि भाई ऑयल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन। लेकिन अगर तेल ही नहीं है तो भाई देश क्या चलेगा? तो इसके लिए अब क्या हो गया कि जो वेनेजुएला तो हाथ से गया, तो अब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भाई जो चाइना है ना, अब उसके पास तेल बचेगा ही नहीं, तो वो फंक्शन क्या करेगा? लेकिन चाइना के पास एक दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी था, वो था ईरान। तो ईरान से भी तो ज्यादा कतर के तेल आता ही था चाइना के पास। तो अमेरिका ने क्या किया? ईरान के ऊपर वॉर कर दी। और ईरान के इस टेंशन में अमेरिका ने सोचा था कि भाई एक आध हफ्ते का वॉर रहेगा, ईरान को अपने क्या कर लेंगे, हरा भरा देंगे, और उसके बाद फिर तो चाइना के पास तेल जाएगा ही नहीं। ऐसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन हुआ पूरा ही उल्टा, कि ईरान के साथ जो जंग इन्होंने प्रेडिक्ट करी थी कि कुछ ही समय का चलेगा, वो तो महीनों महीनों चल गया, जिसके वजह से जो तेल के प्राइसेस थे वो बढ़ गए, नेचुरल गैस के प्राइसेस थे वो बढ़ गए। अब इन्होंने ये जो जंग करी, इन्होंने ये चीज अपने अमेरिकन आवाम को बोल के करी कि इससे अमेरिका का फायदा होगा। लेकिन जब ईरान वॉर अमेरिका के विचारों से विपरीत पड़ गया उन पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे अमेरिका के अंदर तेल के प्राइसेस बढ़ गए। और जब तेल के प्राइसेस बढ़े तो जाहिर सी बात है सिटीजन्स बुरा मान जाएंगे, और उसी टाइम पीरियड पे डोनाल्ड ट्रंप की फैन फॉलोइंग जो है ना खड़ाक से गिर जाती है। और जब गिर जाती है तो इन्होंने ये चीज सोचा था कि वेनेजुएला और ईरान को अगर मैंने कब्जा कर लिया, मतलब अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया, तो चाइना तो वैसे भी हार जाएगा ना। तो फिर जाके चाइना को अपने मन मुताबिक अपन उनको एक ट्रेड डील देंगे, और जब अपन उनको एक ट्रेड डील देंगे तो चाइना को मानना पड़ेगा। ये चीज इन्होंने सोचा। लेकिन अब क्या हो गया कि वेनेजुएला तो ठीक है, लेकिन ईरान वाला बाजी इन पे उल्टा पड़ गया। और अब इन्होंने जो चाइना के साथ इनका ट्रेड वॉर चल रहा था, उस ट्रेड वॉर की वजह से और ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, और ज्यादा अमेरिकन प्राइजेस, अमेरिका के अंदर प्राइजेस बढ़ रहे थे, अमेरिकन पब्लिक और ज्यादा पागल हो रही थी। तो इसके लिए अब इन्होंने क्या किया? चाइना को जो ये रिक्वेस्ट नहीं करने वाले थे, इनको लग रहा था कि चाइना मजबूरी में अमेरिकन से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मीटिंग कर लो, बातचीत से मसला सुलझाते हैं। लेकिन अब क्योंकि अमेरिकन पब्लिक इन पे भड़क रही थी, तो इन्होंने क्या कर दिया? अब ये स्वयं चाइना को अमेरिकन ने रिक्वेस्ट की कि भाई आओ मीटिंग कर लेते हैं। तो यहीं से जो अमेरिका सोच रहा था कि वो चाइना को ऊपर से नीचे दबाएगा, वही आज नीचे से प्लीज आ जाइए मीटिंग कर लीजिए। तो वहीं से चाइना को एक लेवरेज मिल चुका था। और फिर इसी चीज को पूरा करने के लिए, ताकि दोनों के बीचों जो देश है, दोनों देश के बीच में अगर रिश्ते सुधरने हैं, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? एयरफोर्स वन में
उनके देश के 12 बड़े बड़े सीईओ को बिठा के ये लेके जाते हैं चाइना। इलॉन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर इंसान, टिम कुक, एप्पल के सीईओ, लैरी फिंक, ब्लैक रॉक, जो दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ फंड मैनेजर है ना, एसेट मैनेजर है दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, वो है स्टीवन श्वार्ज़मैन, जो ब्लैकस्टोन के हैं, वॉल स्ट्रीट के सबसे दिग्गज व्यक्ति, ऐसे करके अलग अलग। और सबसे बड़े और सबसे दिग्गज यहां पर थे एनवीडिया के सीईओ, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर कंपनी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक कंपनी के सीईओ। डोनाल्ड ट्रंप जब इन लोगों के साथ प्रस्थान किए चाइना जाने के लिए, उस टाइम पे सीईओ ऑफ एनवीडिया का नाम लिस्ट में नहीं था, लेकिन जब रिपोर्टर्स से वार्तालाप में वो लिस्ट के अंदर जब लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया कि साहब दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ क्यों नहीं है लिस्ट में जो चाइना जा रहे हैं, तो तब जाके एंड में डोनाल्ड ट्रंप ने इनको कॉल किया कि भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ, चल लेते साथ में, देख लेते कुछ वहां पे होगा कि नहीं। अब देखो समझना, हर एक सीईओ को चुना इसके लिए गया था क्योंकि ये हर एक सीईओ की कंपनी का कुछ ना कुछ फायदा होने वाला था चाइना में, इसके लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है चाय नाश्ता के लिए तो लेके जाएंगे नहीं इनको, तो इसके लिए हर एक का फायदा था, वो फायदा देखेंगे और वो उसी से पता चलेगा कि क्या ये लोग जो हैं सही में ये जिस मकसद से गए थे वो पूरा हुआ, कि फ्री में जाके चाय नाश्ता करके ये लोग आ गए। ठीक है, पैसे की कमी नहीं है लेकिन मुहावरा है, तो ये पॉइंट था। तो इतने बड़े बड़े लोग यहां पे गए, अमेरिका गए एंड उन्होंने बात की, ठीक है। अब यहां से कुछ चीजें जो है ना अपने समझते हैं कि अतीत में हुआ क्या। जैसे अभी तक अपन ने यही चीज समझा कि ये जो 12 दिग्गज नेता थे, ठीक है, ये जो 12 दिग्गज नेता थे जो गए, सॉरी ये 12 दिग्गज सीईओ जो हैं वो गए, लेकिन अतीत में जो अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें समझाई थी उसको थोड़ा और एक बार डिटेल में ले लेते हैं कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, मैंने आपको ये चीज बताया कि ये 2017 में देयर वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एक रिपब्लिकन व्यक्ति, जिनको चाइना को हराने में बड़ा मजा आता है, जिनको लगता है कि वो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के हैं, तो अमेरिका फर्स्ट हमेशा चलना चाहिए, अमेरिका के पास ही सिर्फ पैसा होना चाहिए, अमेरिका के पास ही सिर्फ पावर होना चाहिए, चाइना के पास पावर नहीं होना चाहिए। तो इनको ये जो इस साल इन वर्षों में डोनाल्ड ट्रंप का सेकेंड टेन्योर है, ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। इसके पहले जब इनका टेन्योर था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे इन्होंने चाइना के ऊपर अलग अलग तरीके के टैक्स, ट्रेड वॉर्स वगैरह सब लगा दिए, ठीक है। और वही सेम चीज को आगे जो है कंटिन्यू किसने किया, कंटिन्यू किया जो बाइडन ने, जो इनके बाद डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अमेरिका में दो पार्टीज होती है, एक होता है रिपब्लिकन, एक होता है डेमोक्रेटिक। अब दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, लेकिन चाइना को लेके दोनों एक ही पेज पे आ जाते हैं। दोनों को यह पता है कि भाई अमेरिका का जो दुश्मन है ना वो चाइना है, चाइना को आगे बढ़ने नहीं देना है। तो जो ट्रेड वॉर की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले राष्ट्रपति के टर्म में करी थी, वो चीज जाहिर से बात है अमेरिका के थोड़े बहुत खिलाफ था, और वो चीज जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे दैट इज जो बाइडन, जो उनके बाद चुन के आए थे, उनको हटाना था, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि भाई चाइना को आगे नहीं बढ़ने दे सकते। अब जो बाइडन के बाद वापस से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने कमला हैरिस को हरा के, और फिर तब जाके इन्होंने वही ट्रेड वॉर को और ज्यादा बड़ा कर दिया, और इस बार उन्होंने क्या किया, 145% का ट्रेड का टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर। मतलब अगर चाइना से कोई भी सामान $100 पे आ रहा है तो वो फाइनल यूएसए आते आते $245 का हो जाएगा। मतलब $100 का तो है ही है, लेकिन उसके ऊपर 145% का टैक्स और लगाया जाएगा। अब यूएसए को लगा भाई ठीक है हमने तो लगा दिया, चाइना हमारा क्या ही कर लेगा। उन्हें क्या पता था कि चाइना भी पलटवार करेगा भाई। चाइना ने क्या कर दिया, चाइना ने एक जवाब दिया, और वो था यूएसए के रेयर अर्थ मिनरल्स को रोक दिया। मतलब क्या, अब रेयर अर्थ क्या होता है, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। तो यहां पर अगर आप देखोगे ना
तो इस रेयर अर्थ में एक चीज आपको पता चलेगी कि ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो धरती में पाए जाते हैं, जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है एंड देन उसको यूज किया जाता है। दुनिया के जो सबसे एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स हैं, जैसे कि F-35, गाइडेड मिसाइल्स, नाइट विजन के इक्विपमेंट्स, इन सब में ऐसे अर्थ मैग्नेट्स यूज होते हैं जिनको अपने रेयर अर्थ कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स, जिसको चिप्स अपने यूज करते हैं मोबाइल फोन्स में, फाइटर जेट्स में, सैटेलाइट्स में, इन चिप्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल इक्विपमेंट्स है, इन सब में, हर एक चीज में यूज किया होता है रेयर अर्थ। और इस दुनिया का मेजॉरिटी ऑफ द रेयर अर्थ कहां पाया जाता है? चाइना में, और चाइना के पास ही है। सबसे ज्यादा जमीन के अंदर से माइनिंग करके ये रेयर अर्थ निकालने की क्षमता और किसी देश के पास इतना ज्यादा है ही नहीं। और ये सब चीजें, ये जो रेयर अर्थ का सबसे ज्यादा वापराश जो टेक्नोलॉजिकल चीजें उनमें होता है, और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चीजें कहां बन रही है? यूएसए में। तो अगर ये लोग ये रेयर अर्थ देंगे ही नहीं यूएसए को, तो यूएसए कैसे बनाएगा ये सब टेक्नोलॉजी? कैसे बनाएगा अपने F-35, F-22 थर्ड मिसाइल्स, जो उसका गोल्डन डोम है, कैसे बनाएगा? वो नहीं बना पाएगा ना। तो चाइना ने क्या कर दिया? ये रोक दिया। और तब जाके यूएसए के दिमाग को थोड़ा ये हुआ कि भाई ये तो रोक दिया, अब दिक्कत आ रही है, डोमेस्टिक इकोनॉमी में दिक्कत आ रही है अमेरिका के। और तब इनको लगा कि नहीं, बातचीत करनी पड़ेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दो जगह से हार खाई। एक था ईरान वॉर, वहां से जो लोग थे, अमेरिकन पब्लिक थे, जब उनके ऊपर वो इफेक्ट देखने को मिला तो उन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चे किए। एंड देन जब चाइना ने ये रेयर अर्थ वाला कार्ड खेला, तब जाके ये वापस से किया गया। फिर ये सब लोग मिले, ठीक है, ये सब लोग आए और मिले, एंड देन डोनाल्ड ट्रंप और इनके जो सीईओस थे, ये लोग मिले, चाइना गए, बातचीत करी, एंड देन फिर इन लोग ने, जो डोनाल्ड ट्रंप थे, वापस आके इन्होंने ये चीज कहा कि हम तो जीत गए, हमने बहुत अच्छा इफेक्टिव डील जो है ना वो साइन किया है चाइना के साथ, और इसको हिस्टोरिक डील विद चाइना भी कहा जाता है। एंड इन्होंने उसको एक नाम दिया, डिलीवरिंग फॉर अमेरिकन वर्कर्स। मतलब ये जो डील यूएसए और चाइना के बीच में हुई है, ये डील जो होगी, ये अमेरिकन वर्कर्स के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि अमेरिकन इंडस्ट्रीज इससे फायदे में रहेंगे, ऐसा कहा गया। लेकिन हकीकत क्या है? क्या सही मायने में अमेरिकन इंडस्ट्रीज फायदे में होंगे क्या? तो यहीं पर दो अलग अलग ट्विस्ट आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कही कुछ और बात और असल में हुआ कुछ और बात। अब यहां पे कुछ पेचीदा चीजें हुई हैं, अब उसको समझना। सबसे पहले तो जो अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, तो उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ क्या कि दोनों भी देशों ने ये चीज क्लेम किया कि हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ओपन सीज, मतलब शिप्स को जाने देने का प्रावधान होना चाहिए, दोनों ने ये चीज एक्सेप्ट करी। लेकिन चाइना ने ये चीज बोला कि भाई ईरान तो हमें हमारी जहाजों को रोकता ही नहीं है ना, हमें तो उससे फर्क ही नहीं है, हमें तो बस ये कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला रास्ता है वो सीधा सीधा खुला रहे। लेकिन अमेरिकन भी, डोनाल्ड ट्रंप भी वही चीज बोलते हैं, हाँ ठीक है खुला रहना चाहिए, लेकिन हम हमारी जहाजों को यहां से नहीं हटाएंगे। तो यहां पर दोनों ने ऊपर ऊपर की चीजें तो सही बोली कि हाँ भाई यहां से जहाज जाने चाहिए, लेकिन चाइना बोलता है कुछ और अमेरिका बोलता है हमारे जहाज तो वहीं रहेंगे मिलिट्री वाले। तो भाई मिलिट्री जहाज अगर इधर रहेंगे तो दिक्कत होगी ना ट्रेडिंग में। सो दैट वाज वन अनदर थिंग जो यहां पर अपने को देखने को मिली। दूसरी सबसे बड़ा ट्विस्ट जो यहां पर देखने को मिलता है वो होता है, जो बोइंग, आपने सुना ही है, जो प्लेन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो प्लेन्स वगैरह होते हैं, बोइंग कंपनी उनमें बहुत बड़ी होती है कमर्शियल प्लेन्स के अंदर। तो ये जो बोइंग कंपनी थी, ये चीज कहा जा रहा था, ये जो डोनाल्ड ट्रंप और उनके सीईओ चाइना जाने से पहले इन्होंने ये चीज कहा कि ये जो बोइंग कंपनी है ना, उसके 500 प्लेन खरीदेगा चाइना, 500 प्लेन खरीदेगा। मतलब सोचो यार, 500 प्लेन, कितने अरबों की डील हो गई है। और जब ये चीज बोला गया
डोनाल्ड ट्रंप के चाइना विजिट से पहले तब बोइंग का स्टॉक प्राइसेस ऊपर उठ गया, और जब ये स्टॉक प्राइसेस ऊपर उठे तो इसमें फिर एक रिपोर्ट आई कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिलीज ने ये बोइंग के शेयर प्राइसेस पहले ही खरीद लिए, जिसके वजह से जब ये ऊपर उठे शेयर प्राइसेस तो उनको बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ, और फिर ये लोग जाते हैं चाइना और ये लोग फिर बात करते हैं। तो इनका एक्सपेक्टेशन था कि 500 प्लेन खरीदेगा चाइना, लेकिन चाइना ने खरीदा कितना? सिर्फ 200। चाइना ने सिर्फ 200 प्लेन खरीदे, जिसको सुनते ही जो बोइंग के प्राइसेस जो है ना नीचे गिर गए। 5% का गिरावट देखने को मिला बोइंग के शेयर प्राइसेस में। लेकिन बोइंग के सीईओ ने फिर इसके बाद कहा, एक क्लैरिफिकेशन देते हुए, कि नहीं भाई, ये तो सिर्फ इनिशियल उन लोग ने लिया है ना 200, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम 700 प्लेन और बेचें चाइना को। तो यहां पर कहा कुछ और गया, मतलब एक्सपेक्ट कुछ और करी गई थी चीजें, और एक्चुअल में हुआ कुछ और। ठीक है, तो ये दूसरा मसला था। तीसरा मसला फिर अभी आप यहां पे देखेंगे तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को जो चाइना ने रोक दिया था, वो रोकने की वजह से क्या हो गया कि यूएसए का इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ रहा था। लेकिन अब यहीं पे क्या हो गया कि दोनों के बीच में अब बात हुआ, और दोनों ने इस चाइना विजिट के बाद डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने एक चीज कहा कि नहीं ठीक है, कोई नहीं, चाइना जो है वो यूएसए के इस रेयर अर्थ जो मिनरल्स है उसके डिमांड को समझता है, और उनके जो चीजें हैं ना उसको रोकेगा नहीं। तो यहां पर अब एक्चुअल में स्टेटमेंट समझिए कि व्हाइट हाउस ने ये चीज कहा कि चाइना यूएसए के कंसर्न्स को समझता है रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स है उसके सप्लाई को लेके, लेकिन ये चीज अभी तक क्लियर है ही नहीं कि चाइना जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के इन चीजों को, मतलब वो डिमांड, टैक्स, ठीक है, सप्लाई, इन सब को वो कब एड्रेस करेगा, कब एकदम स्मूथली रेयर अर्थ फ्लो होंगे फ्रॉम चाइना टू यूएसए। इसका कोई डेट, कोई समय, कितना टाइम लगेगा, कुछ भी स्पेसिफिक चीज बाहर नहीं आई। बस यूएसए के व्हाइट हाउस ने सीना ठोक के कह दिया कि हम तो जीत गए भाई, चाइना जो है अब वो जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसको वो सप्लाई करेगा। लेकिन चाइना ने तो आज तक इसकी बात करी नहीं कि वो कब तक, कितने समय के बाद, कैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को सप्लाई करेगा, कुछ डेट फिक्स ही नहीं है। तो कैसे इन लोगों ने ये स्टेटमेंट्स दिए? तो ये एक पॉइंट यहां पे वापस से दोनों के क्लेम्स में डिस्टिंग्विशमेंट डिफरेंसेस देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो लास्ट में फोन करके डोनाल्ड ट्रंप ने एनवीडिया के सीईओ को बुलाया था, वो एक्सपेक्टेशन ये था कि एनवीडिया जो है उनके जो H200 चिप्स है ना, जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर हर एक चीज में यूज होते हैं, उसको ये लोग क्या करेंगे, चाइना को बेचेंगे, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डील साइन होगा। लेकिन चाइना ने डील ही नहीं करी। चाइना ने बोला हमें नहीं चाहिए ये, हमें चिप्स चाहिए ही नहीं, हमने हमारा खुद का चिप बना लिया है। हमारे चिप जो लेगेसी है ना, क्योंकि एनवीडिया के चिप्स की पहले बहुत डिमांड थी, अलीबाबा, बाइट डांस, बड़े बड़े जो चाइनीज के दिग्गज टेक्नोलॉजिकल कंपनीज थी, सबको ये चिप चाहिए थे, क्योंकि इन्हीं से ही उनके पावरफुल कंप्यूटर्स चलते। लेकिन अब चाइना ने ये चीज, चाइना को पहले से पता था कि अगर यूएसए से अपने कोई टेक्नोलॉजी ले रहे तो जाहिर सी बात है अगर कल उठ के चाइना और यूएसए के बीच में कुछ हुआ तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे शायद अमेरिका वो टेक्नोलॉजी जो उसने चाइना को बेचा है उसके अंदर कोई शायद साइबर वॉरफेयर के तहत साइबर कुछ तो भी डाल के ऐसे टाइम पीरियड पे उसका फायदा अमेरिका उठा सकता है। तो चाइना ने पहले से ही क्या किया था, जब इन दोनों के बीच में ट्रेड वॉर चल रहे थे और चाइना ने ये अज्यूम किया था, तो चाइना ने पहले से ही अपने देश में बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले और कहा कि तुम लोग एक नया चिप डेवलप करो, और उन लोगों ने इसके अल्टरनेटिव में एक नया चिप बना दिया, लेगेसी। और चाइना ने उनके कंपनीज को कहा कि भाई तुम यही बेचो। तो जो एंड में फोन करके बुलाया गया था एनवीडिया के सीईओ को, उनका तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो यहां पर
ये अब चाइना की क्या थी, स्ट्रैटेजिक कैलिब्रेंस थी। चाइना ने स्ट्रैटेजिकली ये एनवीडिया के चिप से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया ताकि वो यूएसए पे डिपेंडेंट ना रहे। अब ये सब डील्स जब बातचीत हुई एंड व्हाइट हाउस ने ये सब डील्स के बारे में अभी पूर्ण रूप में बताया ही था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे क्या होता है कि इन लोगों ने बोला कि ये जो भी डील्स अपन ने बात करी है, जाहिर सी बात है हवा में तो रहनी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक बोर्ड बनाएंगे जो चाइना और यूएसए के बीच का जो ट्रेडिंग है ना, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने में मदद करेगा। तो यहां पर ये चीज बोली गई। तो अब ये ओवरऑल पिक्चर एक्चुअल में है क्या, क्योंकि हर एक इशू जिसमें ट्रंप ने विक्ट्री क्लेम करी, वो इशू तब एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर वो ट्रेड वॉर चाइना के साथ शुरू ही नहीं करता। उसने अपनी ही क्रिएटेड प्रॉब्लम्स का एक पार्शियल सॉल्यूशन लेके आया, और वो था चाइना विजिट, जिसको उन्होंने फुल विक्ट्री का क्लेम कर लिया। लेकिन वो फुल विक्ट्री थी नहीं कभी, वो पार्शियली उन्होंने विक्ट्री हासिल करी। लेकिन अब यहां पर एक और पॉइंट समझते हैं कि ये जो भी, ठीक है, ये जो भी चीजें हुई, इसमें चाइना कहां खड़ा था? क्या चाइना अमेरिका के नीचे दबा हुआ था घुटनों पे, या क्या चाइना के पास ज्यादा पावर था यूएसए से? तो यहां पर एक हकीकत में ही अपने इस चीज को देखें। सबसे पहला मेरा यह मानना है कि चाइना जो है ना, इट वाज ऑन द टॉप। चाइना के पास ज्यादा लेवरेज था। चाइना को पता था कि यूएसए बेबस है, यूएसए को सपोर्ट चाहिए, यूएसए हमसे वो दबाव वाले एटीट्यूड में बात नहीं कर पाएगा। चाइना को ये चीज पता थी। अब ये जो पावरफुल एटीट्यूड है ना चाइना का, वो क्यों आया? सबसे पहली बात, रेयर अर्थ, जो अभी जस्ट अपन ने देखा। क्योंकि यूएसए का मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, मार्केट्स, ये सब किस पे डिपेंडेंट है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे। और सबसे ज्यादा यूएसए के अंदर जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते हैं, आते कहां से? चाइना से आते हैं। अगर चाइना ने इसको रोक दिया तो यूएसए के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ठप हो जाएगी। इसकी वजह से चाइना को पता था कि यूएसए जो है नीचे झुकेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, यूएसए को अभी तक लगता था कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो यूएसए पे डिपेंडेंट है, ऐसा उसको लगता था। ये हकीकत था अतीत में। 1990 के टाइम पीरियड पे चाइना वाज डिपेंडेंट ऑन यूएसए इकोनॉमी, मतलब यूएसए से जो भी सामान आता था। लेकिन अब चाइना ने इतना ज्यादा अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर लिया कि उसको यूएसए की शायद इतनी जरूरत नहीं है। जैसे चाइना का आज में सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टनर्स है आसियान। ना ही ईयू, ना ही यूरोपियन यूनियन, ना ही यूएसए, वो है आसियान। मतलब साउथ ईस्ट एशिया में चाइना ने इस लेवल से अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई किया है कि उसको अब शायद यूएसए के मार्केट्स की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए ही तो इन लोगों ने जो ये चिप्स हैं उसको मना किया। वरना चाइना यूएसए की बात को मना करे, ऐसा भी कभी दिन आ सकता है क्या? पहले का चाइना होता तो शायद ऐसा कभी दिन आता ही नहीं। लेकिन आज का चाइना यूएसए पे इतना डिपेंडेंट नहीं है। तो इसके वजह से चाइना ने एनवीडिया के चिप्स को भी मना कर दिया। ट्रंप पुश कर रहे थे कि तुम एनवीडिया के चिप्स खरीदो, लेकिन चाइना ने बोला नहीं खरीदना भाई, हमारे पास खुद के चिप्स है, हम क्यों खरीदे। ये हो गया। इसके बाद चाइना सीना ठोक के आगे आता है। जब यूएसए ने सैंक्शंस लगाया चाइना पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे चाइना ने अपने कंपनियों को यह बोला कि तुम्हें सैंक्शंस की डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े। उन्होंने एक बिल पास किया, एंटी सैंक्शंस लॉ, और वो लॉ के तहत उन लोग ने डोमेस्टिक कंपनीज को ये ऑर्डर दिया कि यूएसए के सैंक्शंस तुम लोगों पे कोई काम के नहीं है, इररेलेवेंट है, इग्नोर करो उसे, और तुम अपना काम, अपना ट्रेड करते रहो, ऐसा। सो दिस वॉज द पॉइंट, जो यहां पर अगर आप देखेंगे ना, ये एक चीज आपको यहां पे समझ में आएगी। ठीक है, अब इसी में अपने को ये सब चीजें हुई, बट इंडिया का क्या इसमें कुछ रोल प्ले है क्या? इन दोनों के, इस पर्टिकुलर ट्रेड वॉर एंड जो टेंशन है उसके अंदर इंडिया का क्या रोल प्ले है? तो
अब यहां पर इंडिया मैटर करता है, क्योंकि यूएसए को पता है कि चाइना जो है वो हर टाइम पे झुकेगा नहीं। इसके लिए यूएसए ने क्या किया, इंडिया के साथ उसने पैक्स, मतलब इंडिया को उसने पैक्स सिलिका के तहत जोड़ने का प्रयास किया। और ये पैक्स सिलिका जो है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो यूएसए, इंडिया और बाकी के जो देश हैं जो चाइना के खिलाफ विपरीत काम करते हैं, ठीक है, विपरीत काम करते हैं एज एन इकोनॉमिक लेवल पे, ये जो देश हैं ये एक साथ आके पैक्स सिलिका के तहत ये चाइना का जो सप्लाई चेन है ना उसका एक अल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहते हैं। शायद वो सेमीकंडक्टर चिप्स में हो, या ये वाले जो एनवीडिया के चिप्स हैं, या क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, या एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो ये लोग खुद का एक सप्लाई चेन क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब अमेरिका से सामान इंडिया, इंडिया से सामान अमेरिका, ईयू वगैरह, ये सब वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसीलिए पहले एप्पल की कंपनी चाइना में हुआ करती थी, लेकिन अब वो चाइना से शिफ्ट होकर कहां गई, इंडिया में, ताकि ये जो ग्रुप बना है इधर के लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें अलग अलग जगहों पे, एफडीआई के तहत मैन्युफैक्चरिंग के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें ये लोग, और ये सब चीज, ये अल्टरनेटिव ग्रुपिंग इंडिया को शामिल करके चाइना के खिलाफ करने की कोशिश करेगी। लेकिन आज के टाइम पीरियड पे यही इंडिया जो है वो एक डबल डायलेमा में, क्योंकि अगर वो इस पैक्स सिलिका में है तो वो यूएसए के साथ है, लेकिन उसको अपना रिलेशन रशिया के साथ भी बैलेंस करना है, क्योंकि रशिया उसका इटर्नल ऑल टाइम वेदर फ्रेंड है। एंड चाइना जो है इंडिया के साथ बॉर्डर टेंशन होते रहते हैं, तो उसको इंडिया को उसको भी देखना है। तो यही एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। ये जो एशिया के अंदर, जो वर्ल्ड के अंदर जो ये चेस बोर्ड चल रहा है, तो उस चेस बोर्ड के अंदर अब इंडिया को देखना है कि इंडिया जो है वो किसके साथ खड़ा है, अपने इंटरेस्ट को लेके वो कहां क्या कर रहा है। तो ये थी पूरी पिक्चर, जिसमें हमने चाइना, यूएसए, इंडिया तीनों की चीजों को देखने का प्रयास किया। अब यहां पर आप कमेंट करके बताइएगा कि यूएसए और चाइना की जो ये ट्रेड वॉर है इसमें एक्चुअल में विनर कौन था, और अगर कोई जीता तो वो क्यों जीता, ये कमेंट करके आप बताइएगा। अगले वीडियो में और ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वार्तालाप से, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।